मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं साक्षी आपका स्वागत करती हूँ मेरी प्यारी से परिवार @mission.upsi.with.sakshi में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं किस वजह से अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि मैं आपको जीएस और हिंदी की रेगुलर सेट कराऊंगी। तो आज मैं आपको जीएस का, जो कि मैं जीके का 12 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पहले ही आपको करा चुकी हूँ, वो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको उसी सीरीज़ में हिंदी का 12 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करा रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, काव्य रीति के कितने भेद हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 2, 4, 8 या 3। तो काव्य रीति के कितने भेद होते हैं आपके, काव्य रीति के होते हैं आपके 3। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। पेन ले लेती हूँ मैं। ऑप्शन नंबर डी, काव्य रीति के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है वैदर्भी, दूसरा हमारा होता है गौंडी और तीसरा हमारा होता है पांचाली। ठीक है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि के द्वारा जिस शैली का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि कवि जिस शैली का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, काव्य रीति कहते हैं। ठीक है, और काव्य रीति के प्रवर्तक कौन है, आचार्य वामन रीति। ठीक है, काव्य रीति के प्रवर्तक आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा माना जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। यानी कि जल भी उसका शब्द हो, प्राण भी और पुत्र भी, जो अर्थ देते हो। तो किसके अनेकार्थी हैं, जल क्या होता है, जीवन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हार की जीत की कहानी के कहानीकार कौन है। हार की जीत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे चाहे आप स्टार बना लें। ये अधिकतर पूछी जाती है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। तो इनमें से कौन से हैं आपके, हम पहले ऑप्शन चेक करते हैं। पहले हैं रांगे राघव, दूसरे हैं यावेंद्र, एक सेकेंड सॉरी, दूसरे हैं हमारे यादवेंद्र शर्माचंद्र, तीसरे हैं कमलेश्वर और चौथे हैं सुदर्शन। तो कौन है हार की जीत के, हार की जीत के कौन है, सुदर्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, सुदर्शन जी हैं। और इनकी अन्य जो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे शुभ प्रभात, शुभ प्रभात भी किसकी है, सुदर्शन जी की। परिवर्तन भी सुदर्शन जी की है। और सुदर्शन सुधा भी सुदर्शन जी की है। ठीक है, और सबसे जरूरी है तीर्थ यात्रा, पनघट और नगीने। ठीक है, और झरोके भी किसकी है, सुदर्शन जी की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है सर्वनाम। जैसे आपने संज्ञा शब्द सुने होंगे, जैसे हमारे नाम और ये सब संज्ञा नाम में आते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, जो उनकी जगह पर यूज करे जाते हैं। जैसे राम खाता है, राम जाता है, राम नहाता है। तो बार बार शब्द यूज करने से ज्यादा हम क्या बोल दें, राम खाता है, यह नहाता है, यह जाता है, ऐसे करके मतलब यह वह, ये शब्द जो यूज करे जाते हैं ये कहाँ पर करे जाते हैं, सर्वनाम में यूज करे जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से नींद, रोग, सफाई और कौन, तो इनमें से कौन है आपके, ये है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा, कौन, कौन, क्या, किसी, ये सब हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द। और ये जो आपको पीछे आवाज आ रही है, ये हमारे मंदिर से आवाज आ रही है। ये सुबह की आरती का टाइम है, मैं आपकी वीडियो इसी टाइम पर बनाती हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है, या फिर स्त्रीलिंग होता है, या फिर स्वतंत्र होता है, या फिर पुल्लिंग के आधार पर होता है। तो जब भी विशेषण होगा वो किसकी लिंग किसके आधार के अनुसार होता है, तो उसमें हमेशा वो विशेष्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है विशेषण का लिंग, विशेष्य के अनुसार। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद भी करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक चीज बताऊं, जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है। ठीक है, हमने क्या बोला, राजीव एक क्या है, अच्छा लड़का है। लेकिन सीता क्या है, एक अच्छी लड़की है। तो अच्छा और अच्छी लिंग के हिसाब से हुए किसके, विशेष्य के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार बना लें कि मधुशाला के लेखक कौन है। सबसे पहले हैं हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो कौन है इसमें से आपके, हरिवंश, मधुशाला के कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी और इम्पोर्टेंट रचनाएं मैं आपको बता रही हूँ। मधुशाला, मधु कलश भी इन्हीं की है, निशा निमंत्रण भी इन्हीं की है, खादी के फूल भी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की, और सूत की माला भी इनकी है, और दो चट्टानें जो पूछी जाती है ये भी इन्हीं की है, हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी आदर के साथ आप किसी का प्रयोग करते हो तो उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, एक वचन का, बहुवचन का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आदरणीय व्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे, गणजन और इनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा होता है, इसमें से पहला उत्साह, दूसरा जुगुप्सा, तीसरा शोक, या फिर चौथा घृणा। चौथा कौन सा है आपका ऑप्शन, घृणा। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, विवत्स का रस, विवत्स रस का स्थायी भाव कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा होता है, विविध रस का स्थायी भाव आपका जुगुप्सा होता है। ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में कोई घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या होता है, विवत्स रस होता है। ठीक है, और उत्साह वीर रस तथा शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह किसका है, वीर रस का, और शोक किसका है, करुण रस का। स्थायी भाव बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, मातृहंता में कौन सा समास है। मातृहंता, इसमें कौन सा होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, या फिर द्विगु समास होगा। तो मातृहंता में कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जैसे जिस सामासिक पद से उत्तर पद की प्रधानता होती है उस बीच में कारक चिन्ह लुप्त होता है, तो वहां पर कौन सा होता है, तत्पुरुष, यानी कि मातृहंता। तो मातृहंता में आपका कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष समास, और इसमें उत्तर पद क्या है हमारा, प्रधान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, यानी कि भूतकाल का भेद बताना है कि मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा है, पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है, संदिग्ध भूत है, या फिर आशान्य भूत है। मैं खाना खा चुका था यानी कि पहले ही पूर्ण कर चुका हूँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल होगा, सामान्य भूत, संदिग्ध, या फिर खाना खा चुका है यानी कि उसने खा लिया तो क्या कर लिया, अपना काम पूर्ण कर लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, विद्या वाचस्पति है, या फिर विद्या वाचस्पति है, या फिर विद्या वाचस्पति है, या फिर विद्या वाचपति है। तो आपको विद्या वाचस्पति का इसमें से शुद्ध रूप बताना है, तो वो आपका कौन सा होगा। आपने कभी भी देखा हो विद्या को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो सबसे ज्यादा सही है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्या वाचस्पति, जिसमें आदि शय आती है और तय पर क्या आती है, छोटी की मात्रा, तो विद्या वाचस्पति। ठीक है, पर दे ये आ जो लिखा होगा, अगर यहाँ पे दे धनुष भी आ जाए तो आप भी, तब भी आपका कौन सा होगा, यही ऊपर ए वाला, जिसमें आपकी क्या आ रही है, से सपेरा आ रही है। ठीक है, ना तो षटकोण या ना से सलगम, ये नहीं आएगी, इस पर ध्यान देना है आपको, से सपेरा आदि से जो आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में, और अगर आपकी दे ये आ ये जो लिखी हुई है, अगर यहाँ पर दह धनुष भी आता है तो भी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ही ठीक होगा। आपको बस किस पर ध्यान देना है, आधे से सपेरा सपेरा पर। ठीक है, से सपेरा किस में आ रहा है, ऊपर वाले में, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जब आप छह को लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, छह छत्तीय को, तो कैधन शय कौन सी आती है इसमें, षटकोण वाली। ठीक है, तो कैधन शय, तो किसके बाद इसका क्रम आता है, कै कबूतर के बाद। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बोला है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम कौन सा होगा। जो सौरसेनी अपभ्रंश में आपको ये भाषा दी गई है, इनका आपको क्या बताना है, क्रम बताना है। पहले पर आपका दिया गया है राजस्थानी, दूसरे पर दिया है गुजराती, तीसरे पर आपका दिया है पंजाबी, और चौथे पर आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, बांग्ला। तो इसमें से आपको क्या बताना है, क्रम देखकर बताना है। अगर हम इनका क्रम देखें तो आपका क्रम कौन सा बैठेगा, ऑप्शन ए पर दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर बी पर एक, दो, तीन, या फिर सी पर एक और दो, और फोर्थ पर क्या दिया है आपका, टू और फोर। यानी कि इनमें से कौन सा क्रम है आपको वो बताना है, अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का क्रम।
तो सौर श्रेणी में आपकी कौन कौन सी भाषाएं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, आंसर कौन सा होगा आपका, सी, यानी कि राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर सौर श्रेणी अपभ्रंश की मैं आपको भाषाएं बताऊं तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये सभी। ठीक है, और मागधी अपभ्रंश के लिए कौन कौन सी, पंजाबी भाषा पैसाची अपभ्रंश तथा बांग्ला भाषा मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत विकसित हुई है। ठीक है, पंजाबी किसके है, पैसाची के, और बांग्ला किसके है, मागधी भाषा के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग क्या होता है जो शब्द के आगे लगता है, शब्द के स्टार्टिंग में प्रथम स्थान पर लगता है, तो वो तो हमारा उपसर्ग होता है, और जो लास्ट में लगता है वो हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो धड़ाक में कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, धड़क होगा, आँख होगा, अक होगा, या फिर धड़। तो धड़ और धड़क तो वैसे भी नहीं होंगे, आँख और अक में से बताना है। तो धड़ाक में आपका कौन सा शब्द होता है, आँख, यानी कि धड़धन आँख। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धड़ाक, धड़धन आँख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, यानी कि इसमें कुछ क्रिया दी गई है भाव वाली, और उसमें ये और बोला है कि संज्ञा दी है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। हमारी क्रिया होती है जैसे जागना, जिनमें अधिकतर ना शब्द आता है, वो हमारी क्रिया होती है, हंसना, जागना, बोलना, ये सब चीज़। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये देखना है कि किससे भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी हुई है। पहला ऑप्शन दिया है पढ़ाई, दूसरा है भलाई, और तीसरा है आपका लड़ाई, और चौथा कौन सा है, कमाई। ये ऑप्शन ए बी सी ऐसे करके अलग हो गए हैं, बस आपको इन पर ध्यान देना है। पढ़ाई होगा, भलाई होगा, या फिर लड़ाई होगा, या फिर कमाई होगा। पढ़ना पढ़ाई, लड़ना लड़ाई, और कमाना कमाई, लेकिन भलाई भलना थोड़ी नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो बहुत मंद गति से, इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, यानी कि जो बहुत धीमे धीमे काम करता हो। तो मंथर होगा, मंदरकांता होगा, दीर्घ सूची होगा, या फिर सत्वर होगा। सबसे कम यानी कि धीरे धीरे कार्य करता हो तो वो कौन होता है आपका, मंथर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, अगर हम इसके लिए एक शब्द यूज करें तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विज के अनेकार्थी क्या हैं, किसके बताने हैं आपको, द्विज के। तो द्विज के अनेकार्थी कौन से हैं, हाथी, दांत, वस्त्र, या फिर जल। तो द्विज के आपके अनेकार्थी कौन से हो जाएंगे, इनमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दांत। ठीक है, तो द्विज का क्या होता है, दांत होता है। और द्विज के अगर मैं अन्य अनेकार्थी बताऊं तो कौन कौन से हो जाएंगे, द्विज का पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, और गणेश भी होता है, और इसीलिए दांत होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से घोटक शब्द क्या है, कौन सा घोटक शब्द। घोटक शब्द जिसका तद्भव क्या हो, घोड़ा, यानी कि देशज होता है, तद्भव तत्सम, या एक और ऑप्शन है वो है आपका विदेशज। तो कौन सा होगा, इन सभी में से देशज होगा, तद्भव होगा, तत्सम होगा, या फिर विदेशज होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा घोटक शब्द के लिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्सम। ठीक है, वे सब जो संस्कृत से लेकर सीधा सीधा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और वे सब जो संस्कृत से थोड़ा विकृत होकर, थोड़ा सा अलग होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो घोटक शब्द क्या है, एक तत्सम शब्द है, और जिसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनो, यानी कि 19 से लेकर 21 तक। अब ने गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आज तक उड़ते रहे तुम, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। ठीक है, कल्पना से आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। तो उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, गहरी नींद में सोना यानी कि परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना, या फिर मृत्यु को प्राप्त होना। तो कौन सा होगा इसमें से, बेखबर होना, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाना, यानी कि बेखबर होकर सो जाना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, अतल गहराई में जहाँ सूर्य अस्त होता है, या फिर पतन की राह पर, या फिर पाताल में। तो कहाँ पर नहीं जाने देगा वो आपको, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पतन की राह पर, पतन की ओर नहीं जाने देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, या फिर जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से
बेखबर हैं। तो किस तरह की व्यक्तियों की संबोधित कर रहा है यहाँ पर कवि? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि उसने ये बात बोली हुई थी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, किसी न किसी की शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ ये वाली बात। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3 या फिर 5? तो हमारे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है? और क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का हमें बोध होता है कि वाक्य के अंतर कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता है, कर्म की है या फिर भाव की, ठीक है? और क्रिया के पुरुषवचन आदि आए हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? हमारे 3, जो कि मैंने भी बताया था। कितने भेद हैं? वो 3 हैं वाक्य के भेद। कौन सा है? एक तो कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक आपका कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3, कृत, कर्म और भाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? अभी क्या आया था? मैंने अभी बताया था उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पर क्या दिया है? अल्प आयु। उपसर्ग कौन सा होता है? जो आपके शब्द में स्टार्टिंग में लगता है, शुरुआत में लगता है। और प्रत्यय कौन से होते हैं? जो आपके बाद में लगते हैं। तो अल्प आयु, अल्पधन आयु। तो अल्पायु में आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से? पहला ऑप्शन दिया है यु, दूसरा ऑप्शन दिया है वायु, तीसरा दिया है आयु और चौथा दिया है अल्प। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैंने भी बताया था, अल्पधन आयु यानी कि अल्पायु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का प्रकार बताना है। पहला दिया है आपको सामान्य वर्तकाल, दूसरा दिया है संभाव्य वर्तमान काल, तीसरा दिया है आसन और चौथा दिया है तात्कालिक वर्तमान। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, रुको। कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान होगा, संभाव्य होगा, आसन होगा या फिर तात्कालिक, जो इसका वर्तमान काल का भाग नहीं है। तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आसन भूत किसका है? भूत, वर्तमान काल का नहीं है बल्कि किसका है? भूतकाल का है। ठीक है, और आसान भूतकालिक कौन सी होती हैं? जो वह घटना जो हाल ही में घटित हुई हो, यानी कि हो तो गई हो लेकिन हाल ही में हुई हो, तो वो कौन से होते हैं? आसन भूतकाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल आकर्मक अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? यानी कि जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय को लगाकर जो बनाते हैं, उपसर्ग तो आगे लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो वो कौन सी होती हैं? द्विकर्मक होती हैं, संबंध साधित शकर्मक होती हैं या फिर संयुक्त धातु होती हैं या फिर चौथी है समस्तु धातु होती हैं। तो वो कौन सी होती हैं आपकी? साधित शकर्मक धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती हैं, कौन सी होती हैं? वो हमारी साधित शकर्मक धातु। इस क्वेश्चन को भी 1-2 बार आपको रिवीजन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? इनमें आपको 4 उपसर्ग दिए हैं, उपसर्ग जो आगे लगते हैं शब्द में, और इनमें से ये बताना है आपको कौन सा उर्दू का नहीं है, और ये भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है खुश, दूसरा है कम और तीसरा है उन और चौथा है गैर। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? उन नहीं होगा, क्योंकि उन किसका होता है? हिंदी का होता है। ठीक है, और सब आपके किसके हैं? ये उर्दू के। उर्दू के कौन से हैं? खुश, कम और गैर। और उन किसका होता है? हिंदी का होता है। जैसे हम 19 लिखते हैं, 49 लिखते हैं, तो ये किस में यूज़ करे जाते हैं? हिंदी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन। ठीक है, आजीवन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा या फिर अव्ययीभाव होगा। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान हो, आजीवन, ठीक है, तथा अव्यय की तरह वह प्रयुक्त हो रहा हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। आजीवन में कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। आमरण में भी क्या होता है? अव्ययीभाव। ठीक है, प्रतिदिन यानी कि डेली। तो किसकी है? सामासिक शब्द में प्रथम पद की प्रधानता है। आजीवन, भरपेट, प्रतिदिन, आमरण, इन सभी में क्या होता है? अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से, इसे थोड़ा छोटा करती हूँ, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, यानी कि उदासीन है? तो कौन सी है? बघेली है, ब्रज है, कन्नौजी है या फिर बुंदेली है? तो कौन सी होती है आपकी इसमें से? जो उदासीन आकार की होती है वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बघेली। ठीक है, बघेली और अवधि बोली कैसी होती हैं आपकी? उदासीन होती हैं। ठीक है, बघेली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर में, ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर, इन सभी में बोली जाती हैं। ठीक है, ब्रजभाषा बुंदेली तथा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तथा बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है,
ये आपको याद रखनी है। ब्रजभाषा बुंदेली तथा कन्नौजी तो पश्चिमी हिंदी में आती हैं और बघेली कहाँ पर आती है? पूर्वी हिंदी में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? ठीक है, किसकी है? कृष्णा की है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। उड़िया है, बांग्ला है, गुजराती है, या फिर इसे मैं कवर कर देती हूँ, रुको। अब ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भाषा की मुख्य बोली, पेन को चेंज कर रही हूँ। अब ठीक। किसकी विष्णुप्रिया है? उड़िया की, बांग्ला की, गुजराती की, या फिर अश्मी की? तो इसमें से किसकी हो जाएगी आपकी? अश्मी की। विष्णुप्रिया किसकी है? अश्मी की। ठीक है। इनमें से कलिकथा बाया बाईपास उपन्यास की रचनाकार कौन है? इस पर भी आप क्या बना लेंगे? स्टार। ये भी अधिकतर पूछा जाता है कि कलिकथा बाया बाईपास के उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है, या अलका शरावगी हैं, या फिर महुआ माझी हैं, या फिर जयप्रकाश करदम है? तो इसमें से कलिकथा बाईपास की कौन है? वो है आपकी अलका शरावगी। इनको आपको याद रखना है और अच्छे से 2-3 बार इसका रिवीजन करना है। कलिकथा बाया बाईपास की कौन है? अलका शरावगी। ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि कादम्बरी, एक ब्रेक के बाद, ये सभी किसकी हैं? इन्हीं की हैं। कलिकथा बायापास के लिए इन्हें 2001 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 2001 में। किसको मिला था? अलका शरावगी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? किसके लिए पार्थिव? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध प्रथा से है, और जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो आप भी जानते होंगे कि पार्थिव मनुष्य, पार्थिव शरीर, तो जिसका संबंध किससे होता है? पार्थिव यानी कि पृथ्वी से होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विरोधाभास अलंकार किस अलंकार की श्रेणी में आता है? विरोधाभास जहाँ पर विरोध, अर्थ अलंकार में, शब्द अलंकार में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस में आता है आपका? ये अर्थ अलंकार में आता है। ठीक है। विरोधाभास कहाँ पर आता है? अर्थ अलंकार की श्रेणी में आता है। जैसे जहाँ पर काव्य में अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। विरोधाभास जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग जब एक साथ दिखाया जाए, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है। जैसे सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग वहाँ, तो ये किस में यूज करे जाते हैं? आपके अर्थ अलंकार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? किसको? कृष्णा सोबती को। तो किसके लिए दिया गया था? दिलो दानिश 1993 ईस्वी में, समय सरगम 2000 ईस्वी, या फिर जिंदगी नामा 1979, सूरजमुखी अंधेरे में 1958। तो कृष्ण सोबती को किसके लिए मिला था? ये आपका मिला था जिंदगी नामा के लिए। ठीक है। आपको इसे याद रखना है। किसके लिए मिला था कृष्णा सोबती को? जिंदगी नामा के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ये भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिनव गुप्त का दार्शनिक मत क्या है? तो शैव है, वेदांत है, मीमांसा है, या फिर सांख्य है? तो इसमें से आपका कौन सा होगा? अभिनव गुप्त का शैव होगा। इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं दार्शनिक मत कुछ आचार्यों के, जैसे भट्टलोलक, इनका कौन सा है? मीमांसा दर्शन है। श्री संकुक का न्याय दर्शन है। भट्टनायक का सांख्य दर्शन है। और अभिनव गुप्त का शैव दर्शन है, जो कि मैंने भी आपको बताया था। ठीक है। भट्टलोलक मीमांसा, श्री संसुक न्याय दर्शन, पट्टनायक सांख्य दर्शन, और अभिनव गुप्त जी का शैव दर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो मुहावरे का आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है। मैं 4 ऑप्शन दिखा देती हूँ। जैसे झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, और ऑप्शन डी पर दिया है अकेला दमी झगड़ा नहीं करता है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब क्या होता है? झगड़े में दोनों पक्षी क्या होते हैं? आपके दोषी होते हैं। एक तरफ से कभी भी किसी का दोष नहीं होता है। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? आपको किसका क्रम बताना है? गणों का क्रम बताना है। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम, जैसे रगड़ नगड़ भगड़ भगड़, नगड़ भगड़ रगड़ भगड़, तीसरा है नगड़ भगड़ भगड़ रगड़, चौथा है भगड़ नगड़ रगड़, और
भगड़। तो द्रुत विलंबित जब आप इसको खोलकर देखोगे तो इसमें कुल कितने क्रम में बैठेंगे ये आपके 12 वर्ण बैठेंगे जब आप द्रुत विलंबित को खोलकर देखोगे। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप इसे खोलकर भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा होता है? और ये अधिकतर हमें तो लगती है छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपविराम का इनमें से चिन्ह कौन सा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा वाला? तो उपविराम के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आपको क्या आकाश का पर्यायवाची बताना है? व्योम है, धरा है, तम है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? इनमें से व्योम होता है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची व्योम। एक मिनट रुको। आकाश का पर्यायवाची आपका क्या है? व्योम। ठीक है, अगर मैं आकाश की आपको कुछ पर्यायवाची बताऊं, जैसे गगन, व्योम, अंबर, नभ और अनंत भी आकाश का होता है। धरा की भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुधा भी पूछा जाता है, उर्वी भी पूछा जाता है, उर्वी भी धरा का है, वसुंधरा भी किसका है? धरा का है। ठीक है, तम अंधकार के लिए यूज होते हैं, अंधकार, अंधेरा, तिमिर, अंधियारा, तमस। क्या पता तमस दे दें, तम के लिए पूछ लें, तम दे दें, तमस के लिए पूछ लें, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? किसका? विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, प्लेटो ने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था या फिर देरिदा ने। और ये भी अधिकतर पूछा जाता है कि विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इनमें से किसने दिया था? वो थे आपके देरिदा जी। तो विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? देरिदा ने दिया था। और ये क्या थे? फ्रांसीसी एक दार्शनिक थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में क्या था? विशेष योगदान दिया था इन्होंने। साहित्य के क्षेत्र में किसने? देरिदा जी ने। तो विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? देरिदा जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? सरल, सरल क्या होता है? यानी कि आसान। और सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सर्पिल होगा, घुमावदार होगा, जटिल होगा या फिर वक्र होगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सरल यानी कि जटिल। विलोम शब्द में क्या हो जाएगा? जटिल। तो आप सभी मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि मैं इसके नीचे अगर की पॉइंट अपनी तरफ से लिखकर उसे एडिट कर कर नीचे लिख दूँ, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? आप एक बार अपनी राय ज़रूर दें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से इसके नीचे जो मैं बोलती हूँ वो की पॉइंट इसी के क्वेश्चन के नीचे मैं ले आया करूँगी और उन्हें मैं आपको दिखा दिया करूँगी, जिससे आप वीडियो भी देखें तो उसे बार बार से रिवीजन करके बोल के याद कर लें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो ही आए, जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।